हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विश्वनगर नामक एक गांव में गोपालनाथ अपनी बीवी वसुधा और दो बेटा बेटी चिंकी और दीपू के साथ रहती हैं। गांव में गोपालनाथ की एक मिठाई की दुकान होती है, जहां वो और उसकी बीवी स्वादिष्ट मिठाइयां बनाते हैं। वाह 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 गोपालनाथ भाई, तुम्हारी दुकान की मिठाइयों का तो कोई जवाब ही नहीं है भाई। क्या जलेबियां हैं, क्या रसमलाई है, आ हा मजा आ गया। अरे सच में बात तो सही कही। मुझे 1 किलो ये देसी घी की लड्डू देना और ये 2 किलो ये बासुंदी भी दे देना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, स्वाद तो और भी ज्यादा बढ़िया होगा भाई। ये लीजिए भाई साहब, आपकी मिठाइयाँ। अरे धन्यवाद वसुधा भाभी, आते रहिए यूं ही हमारी दुकान पर। हाँ जरूर जरूर। गोपालनाथ और वसुधा के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है। वो अपनी मिठाई की दुकान पर मिठाइयाँ बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे होते हैं, लेकिन उनकी कमाई से उनके दुकान के सामने की मिठाई वाली झुमरी के दुकान पर मिठाइयाँ खरीदने कोई नहीं आता है। सत्यानाश हो इन दोनों मियाँ बीवी का, और इनकी इस फटीचर दुकान का भी। नाक में दम कर दिया है इन दोनों ने। जिसे देखो बस इनकी मिठाई की ही दुकान के पास जाते हैं मिठाइयाँ खरीदने, जैसे कि मेरी दुकान मिस्टर इंडिया हो गई है। मुझे इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा, और अपने रास्ते में आ रहे कांटों को कैसे हटाना है ये झुमरी बखूबी जानती है। जलकुकड़ी झुमरी अपने खुराफाती दिमाग में गोपालनाथ और वसुधा की दुकान को बंद करने के पैतरे सोचने लगती है। एक दिन जब गांव के सरपंच देवी प्रसाद गोपालनाथ की दुकान से मिठाइयां मंगवाते हैं, तभी झुमरी उन मिठाइयों में चुपके से मिलावट कर देती है। अब देखना, जब सरपंच और उनके घर वाले इन मिठाइयों को खाएंगे तब क्या बवाल होगा। गोपालनाथ उन मिठाइयों को सरपंच के घर दे आता है, लेकिन जब सरपंच और उनके घर वाले उन मिठाइयों को खाते हैं तब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गोपालनाथ को सरपंच के घर बुलाया जाता है। क्या हुआ सरपंच जी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अरे नालायक, निकम्मे, बेवकूफ आदमी, तेरी दुकान की मिठाइयाँ खाकर मेरी और मेरे पूरे परिवार की तबीयत खराब हो चुकी है। ऐसी कैसी मिठाइयाँ बनाता है तू? क्या मिलाता है तू अपनी मिठाइयों में? क्या ऐसा कैसे हो सकता है सरपंच जी? मैं और मेरी बीवी वसुधा, हम दोनों पूरी ईमानदारी और लगन से मिठाइयां बनाते हैं, वो भी सभी स्वच्छ और पौष्टिक सामग्री मिलाकर ही। फिर ये सब कैसे? अरे चोर की चोरी पकड़ी जाने पर वो ऐसे ही झुठलाता है, लेकिन मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में हरगिज नहीं आऊंगा। निकल जाओ अभी इसी वक्त इस गांव से। इस गांव में तुम जैसे धोखेबाज, लालची और फरेबी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सरपंच जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने मिठाइयों में कोई मिलावट नहीं की है, सच में। अरे लक्ष्मी माँ की सौगंध। शर्म करो कुछ, भगवान की झूठी कस्में खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान की झूठी कस्में क्यों खा रहे हो? इसे बाहर निकालो और इसकी दुकान को अभी तोड़ फोड़ कर रख दो। सरपंच के आदमी गोपालनाथ को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं और बेचारे गोपालनाथ को न चाहते हुए भी अपने बीवी बच्चों संग गांव छोड़कर जाना पड़ता है। सरपंच के आदमी उसकी दुकान को भी तोड़ देते हैं। ये सब होते हुए देख झुमरी के कलेजे में बहुत ठंडक पड़ती है। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। अब गोपालनाथ के जाने पर गाँव वाले झुमरी के पास ही मिठाइयाँ खरीदने आते हैं। जो मुझे चाहिए था वो ही हुआ। अब गोपालनाथ और वसुधा के जाने पर मैं चैन से मिठाइयाँ बनाकर बेच सकती हूँ, और इन बेचारे गांव वालों के पास मेरी दुकान से मिठाइयाँ खरीदने के अलावा और कोई पर्याय नहीं बचा है। गोपालनाथ अपनी बीवी बच्चों के साथ बगल वाले गांव में अपने बड़े भाई हेमंत लाल के पास जाता है, लेकिन तभी हेमंत लाल की बीवी उर्मिला दरवाजा खोलती है और गुस्से से कहती है, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। चले जाओ यहाँ से, बेवकूफों, मुंह उठाकर चले आए हो। लेकिन उर्मिला भाभी, मेरी बात तो सुनिए भाभी। उर्मिला उन लोगों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और अब वो लोग यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगते हैं। गोपालनाथ को कुछ दूर एक लक्ष्मी माता का मंदिर दिखाई देता है। वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर वहाँ जाता है और वो लोग वहीं पर रात गुजारते हैं। रात भर गोपालनाथ रोते हुए लक्ष्मी माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे लक्ष्मी मैया, आप तो जानती हो ना कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर ये किस बात की सजा मिल रही है मुझे मैया? मुझे इस संकट भरे समय से बाहर निकालो, मेरे दुख हर लो मैया।
मेरी बीवी मेरे बच्चे भूखे हैं। अब तो दिवाली भी आने वाली है। हमारे जीवन में फिर से खुशियां लौटा दो मैया। मैं आपसे विनती करता हूँ मैया। गोपालनाथ अगले दिन बहुत सी जगहों पर जाकर काम ढूंढता है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। वो उदास होकर वापस मंदिर लौट आता है। देवलोक में ये सब लक्ष्मी माता देख रही होती हैं। नारायण नारायण। माते, क्या आप इस भक्त के जीवन की नैया पार नहीं करेंगी? कितने दुख भरे समय से गुजर रहा है ये। अवश्य करूंगी देवर्षि नारद। मैं तो बस इस भक्त के जीवन की भक्ति देख रही थी और धैर्य की परीक्षा ले रही थी, लेकिन ये भक्त तो सच में बहुत ही ईमानदार और नेक दिल है। लक्ष्मी माता धरती लोक पर अवतरित होती हैं और साक्षात लक्ष्मी माता को देखकर गोपालनाथ और उसके परिवार वाले चकित रह जाते हैं। सभी नतमस्तक होकर माता को प्रणाम करते हैं। आयुष्मान भवा। माँ आप यहाँ? मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। आपकी जय जयकार हो मैया, आपकी जय जयकार हो। मेरे भक्त को मैं चिंता में नहीं देख पाई और अब तुम्हारी मदद करने मैं स्वयं यहाँ चली आई। ये लो बालक। लक्ष्मी माता गोपालनाथ को एक सुनहरा संदूक देती हैं जिसमें ढेर सारा धन होता है। हे धन की देवी, ये सब क्यों? मुझे धन की कोई जरूरत नहीं है माते। मुझे तो बस अपनी खोई हुई मिठाई की दुकान वापस चाहिए माँ। सब कुछ उचित होगा, बस संयम रखो बालक, सदा खुश रहो। माता वहां से अदृश्य होकर सरपंच देवी प्रसाद के घर प्रकट होती हैं और अपने कक्ष में लक्ष्मी मैया को देख देवी प्रसाद एकदम से चौंक जाता है। मैया आप यहाँ? ये कैसे संभव है? मैं यहाँ अपने भक्त को इंसाफ दिलाने आई हूँ, जिसे तुमने बेगुनाह होते हुए भी एक बड़ी सजा दी है। चलो मेरे साथ। लक्ष्मी माता सरपंच को अपने साथ समय में पीछे ले जाती हैं और वो उसे दिखाती है कि कैसे झुमरी ने ही मिठाइयों में मिलावट की थी। ये सब देख सरपंच हैरान रह जाता है। फिर से समय में वापस आने पर सरपंच पूरे गांव के सामने गोपालनाथ से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो गोपालनाथ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत 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 गलत किया है। असल में इस झुमरी ने मिठाइयों में मिलावट की थी, लेकिन मैं उसका इल्जाम बगैर सोचे समझे तुम पर लगा दिया और तुम्हें इस गांव से बाहर कर दिया। नहीं सरपंच जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। किसी को भी यही लगता कि गलती मेरी है। लेकिन अब इस झुमरी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। निकल जाओ इस गांव से झुमरी मिठाई वाली। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इस गांव से मत निकाल। काशवी और अंजलि दोनों पक्की सहेलियां होती हैं। काशवी एक अमीर आदमी की बेटी होती है, वहीं अंजलि का इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो एक लाइब्रेरी में रिसेप्शनिस्ट का पार्ट टाइम जॉब करती। अंजलि पढ़ाई में अव्वल थी, इसीलिए उसे स्कॉलरशिप के जरिए शहर की बड़ी कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिलता है। अंजू यार, तो मुझे वो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स शॉर्ट में समझा दे। मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। इस बार हमारी फाइनल एग्जाम्स हैं। अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। टेंशन मत ले काशू, मैं हूं ना, मैं तुझे सब एकदम अच्छे से समझा दूंगी। अंजलि रात में काशवी के घर पर ही रुकती है और दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। एक दिन अंजलि जिस लाइब्रेरी में काम करती है उसमें शौर्य नाम का एक लड़का आता है और जैसे ही अंजलि और शौर्य दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के बीच प्यार का भाव जाग उठता है। आपका नाम? शौर्य। और आपका? अंजलि। वाओ, बहुत ही प्यारा नाम है। जी, यहाँ पर साइन कर दीजिए। शौर्य साइन करता है और लाइब्रेरी में किताब पढ़ने बैठता है। शौर्य और अंजलि दोनों एक दूसरे के बार बार छुप छुप कर देखते हैं। शौर्य अब रोज लाइब्रेरी में आने लगता है और ऐसे ही दोनों के बीच प्यार हो जाता है। एक दिन देर रात लाइब्रेरी में शौर्य और अंजलि के सिवाय और कोई नहीं होता। तभी शौर्य सर, लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है, इसीलिए आपको जाना होगा। अंजलि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी? अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम हो तो जिंदगी है। अब तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है अंजलि। और मैं जानता हूँ अंजलि कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। एक बार मेरी आंखों में देखो अंजलि। हाँ शौर्य, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारा और मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है। तुम एक अमीर फैमिली से हो और मैं अनाथ हूँ, गरीब हूँ। तो क्या हुआ अंजलि, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं,
एंड इट्स मोर देन एनफ। शौर्य, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। ठीक है, काम डाउन। हम दोनों इस सब के बारे में बाद में सोचेंगे। अंजलि शौर्य के बारे में अपनी सहेली काशवी को नहीं बताती है, क्योंकि उसने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली थी कि उसका और शौर्य के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं हो सकता। क्या हुआ अंजू, तेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? तू रो रही थी क्या? नहीं तो क्या तू भी काशू कुछ भी कहती है? चल हम कैंटीन में जाकर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। सुबह से बस 2 बिस्किट्स ही खाए हैं मैंने। अंजलि और शौर्य एक दूसरे के साथ घूमते हैं, बैठकर बातें करते हैं, लेकिन अंजलि शौर्य को हर बार ये बात याद दिलाती रहती कि उन दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, और इसी वजह से शौर्य भी अपने घर वालों को अंजलि के बारे में बताने से कतराता है। अंजलि और काशवी दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और कुछ ही महीनों बाद एक दिन शौर्य के घर वाले उसे पूछे बगैर उसका रिश्ता तय करने की सोचते हैं, और किस्मत इस कदर खेल खेलती है कि शौर्य के घर वाले काशवी के घर पर रिश्ता लेकर जाते हैं। शौर्य की मां ममता और काशवी की मां हेमा दोनों सहेलियां होती हैं। काशवी बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। हेमा जी, मैं तो अपने शौर्य को तेरी काशवी के साथ ही खुश देखना चाहती हूँ। काशवी मेरे शौर्य को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू ममता आंटी। वहां पर ममता के साथ शौर्य के पिता जगजीत भी होता है और काशवी के पिता सोमेंद्र भी। काशवी की तरफ से तो हाँ है ममता जी, अब बस शौर्य की हाँ की देर है। आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ममता ने कहा ना, शौर्य हम दोनों के फैसले का हमेशा सम्मान करता है और हमारे फैसले को कभी नहीं टालता है, इसलिए उसकी तरफ से भी हाँ ही समझिए। ठीक है, फिर पंडित जी को बुलवाकर आज ही शादी की तारीख तय कर लेते हैं, शुभ मुहूर्त देखकर। काशवी बहुत खुश थी क्योंकि उसे शौर्य पहली नजर में ही पसंद आ गया था। वो ये खुशखबरी सबसे पहले अंजलि को जाकर बताती है। अंजू अंजू अंजू, मेरी शादी तय हो गई है, ये ले मुंह मीठा कर। वाह, कांग्रेचुलेशन काशू, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। ये देख, ये है वो लड़का जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है। काशवी अंजलि को अपने फोन में से शौर्य की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर अंजलि को होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ अंजू, तेरे चेहरे पर अचानक से 12 क्यों बज गए? तू शौर्य को जानती है क्या पहले से? नहीं काशू, खैर चल, फाइनली तेरी लाइफ में शादी की खुशी आ ही गई। अंजलि काशवी के सामने अपने दर्द को छुपाती है, लेकिन बाद में अकेले में जाकर वो खूब रोती है। शौर्य को जब पता चलता है कि काशवी संग उसकी शादी होने वाली है, तब वो भी बहुत हैरान हो जाता है। क्यों शौर्य बेटा, काशवी तुम्हें पसंद आई या नहीं? पसंद ही आई होगी। क्या आप भी कैसा सवाल पूछ रहे हो जगजीत जी? हाँ ममता, मैं तो ये बात भूल ही गया था कि हमारा बेटा हमारी बात को कभी टाल नहीं सकता है। लेकिन पापा। शौर्य बेटा, चलो अब शादी की तैयारियां शुरू करने का समय आ गया है। तुम भी अपनी ओर की तैयारियां शुरू कर दो। ममता और जगजीत वहां से चले जाते हैं और शौर्य उनसे कुछ कह नहीं पाता। शौर्य और अंजलि जब एक दूसरे को मिलते हैं। शौर्य, समय आ गया है मुझे अपने प्यार को कुर्बान करने का। शौर्य, तुम नहीं जानते कि काशू मेरे लिए कितने मायने रखती है। वो सिर्फ मेरी सहेली नहीं है, वो मेरी बहन जैसी है। हमारा रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज़्यादा गहरा है और मैं उसे दुख में कभी नहीं देख सकती। इसीलिए तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता, तुम प्लीज़ काशू से शादी कर लो। वो तुमसे प्यार करने लगी है शौर्य। लेकिन अंजलि, मैं काशवी से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना? हमेशा अंजलि। फिर तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी और मेरी खुशी के लिए काशू से शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है अंजलि, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है, और इसीलिए मैं तुम्हारी खुशी के लिए काशवी से शादी करूंगा। अंजलि और शौर्य की सारी बातें वहां पहले से आई काशवी सुन लेती है और उसकी आंखें भर आती हैं, ये देखकर कि कैसे उसकी गरीब सहेली अंजलि उसकी खुशी के लिए अपनी खुशियां त्याग रही है। काशू, तू? काशवी? अंजू, तू ये सब क्यों कर रही है? तू ये नहीं कर सकती अंजू। तू मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियां जला रही है, अपने आप को दर्द के समुंदर में डुबा रही है। नहीं अंजू, तू ऐसा नहीं करेगी। तूने बचपन में ही अपने माँ पापा को खो दिया और तब से लेकर अब तक अकेली ही रही।
मैंने तो सिर्फ 3 से 4 दिनों से ही शौर्य से प्यार किया है, लेकिन तू और शौर्य एक दूसरे से बहुत समय से प्यार करते हो। तुझे मैं इस बार अकेले नहीं पड़ने दूंगी। लेकिन काशू। नहीं अंजू, जैसे तेरे लिए मेरी खुशियाँ इम्पोर्टेंट हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तेरी खुशियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मेरे पास तो हमेशा से ही सब कुछ था, लेकिन तू हमेशा से प्यार और रिश्तों के मामले में अकेली रही है, और अब जब तुझे सब कुछ मिल चुका है तो मैं तुझे फिर से अकेला नहीं होने दूंगी। मैं शौर्य से इतना प्यार नहीं करती जितना तू करती है। काशवी अंजलि और शौर्य दोनों के हाथों में हाथ मिलाती है और दोनों की शादी कराती है। कुछ महीनों बाद काशवी कनाडा चली जाती है, जहां उसे अपना जीवन साथी इंदर मिलता है और दोनों शादी कर लेते हैं और सभी अपनी जिंदगियों में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।